देखिए, आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू भी नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका ने बोल दिया कि F-16 आप यूज़ मत करिए पाकिस्तान को। और हुँ। उसको उन्होंने बोला बॉर्डर के साइड रख दीजिए। फिर भी पाकिस्तान ने यूज़ किया और बताया जाता है कि 100 ड्रोन उन्होंने मार दिए। जैसे S-400 के साथ S-500 मिसाइल सिस्टम्स का जो को-प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स है, आईपी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट्स सब दे दिया रशिया ने। सुखोई 57 की शायद हम डील साइन करने वाले हैं। आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने टिम कुक को बोला है कि जो आपके एप्पल के आईफ़ोन्स हैं, आप जो अमेरिका भेजने वाले हो, वो आप भारत में मत बनाओ। आपको भारत के मार्केट के लिए आईफ़ोन बनाने हैं, तो उधर बना के उधर बेचो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं भारत की और भारत के साथ जो अन्य देश हैं, उनके बदलते हुए रिश्तों पर। हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन देशों के साथ किस तरह से भारत के रिश्ते बदल रहे हैं और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं और किस तरह से इन देशों के साथ जो रिश्तों में बदलाव आए हैं भारत के साथ, उनसे जो भारत की ग्लोबल पोज़ीशनिंग है, उस पे क्या असर पड़ा है? साथ ही साथ किस तरह से यूएस के साथ जो भारत के रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, उससे जो भारत के एनिमीज़ हैं, उनको कितना इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है और कई सारे बड़े सवाल हैं, जिनको हम आज की चर्चा का हिस्सा बनाएँगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ख़ास तौर से बीते कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर की बात करें उसके बाद से काफ़ी कुछ हम बदलता हुआ देख रहे हैं। आप इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि युद्ध जब स्टार्ट हुआ था 6th या 7th को, तब मार्को रूबियो ने बोल दिया था, ये इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है। पर जब 10 तारीख को भारत ने जब पाकिस्तान के 11 रनवेज़ को तबाह कर दिया था, तब अचानक आपने देखा है कि कैसे यूएस ने मध्यस्थता करने की कोशिश भी की थी और डोनाल्ड ट्रम्प ने बिना बताए ये बात अपने ट्रूथ सोशल पे डाल दिया था। पर भारत ने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 को उनको कॉल किया, के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि एयर, लैंड और सी के ऊपर जो वार एक-दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, वो बंद हुआ है। ये सीज़फायर भी नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री ने तो बोल भी दिया, ऑल फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज़ वॉर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन। तो इसका मतलब ये है कि आज भी हम वॉर पे हैं पाकिस्तान के साथ। और शिमला एग्रीमेंट उन्होंने अबेयंस में डाल दी। तो अब इंटरनेशनल बाउंड्री कभी भी बदल सकता है और हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी क्रैक कर दिया है और उसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो हाहाकार हुआ है, पाकिस्तान उससे परेशान हो चुका है। वो भारत के सामने एक तरह से घुटने भी नहीं टेक सकता और भारत से प्लीड भी करता जा रहा है। देखिए, अब बात करता हूँ अमेरिका की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो अभी अरब गए थे, वेस्ट एशिया गए थे, जहाँ पे उन्होंने सऊदी अरेबिया से $600 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ $1.4 ट्रिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया है। कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया। सीरिया का जो रूलर है, उसको 20 साल पहले उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया था टेररिस्ट और आज उनको एक तरह से सम्मान दिया है। सीरिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो अब यूएस के पास जाएँगे। आपको मालूम है यूक्रेन के अंदर जो $350 बिलियन का हमने उन्होंने जो एड दिया था उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके अंदर भी 50% ऑफ यूक्रेनियन रिसोर्सेस अब अमेरिका के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रम्प का क्लियर कट एजेंडा है कि मुझे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक माय ट्रम्प बिज़नेस ग्रेट अगेन, मेक डोनाल्ड ट्रम्प ग्रेट अगेन, ये बात चल रही है। देखिए, जहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई घास नहीं डाली है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने ट्रम्प के कसीदे गाए थे। उन्होंने ट्रम्प को बोल दिया कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब बात करता हूँ कि क्या रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रम्प यू टर्न ले रहे हैं और मई 9th को आपको मालूम है जब आईएमएफ की मीटिंग चल रही थी, उस समय $1 बिलियन का उन्होंने इमीडिएट ग्रांट दिया था और एडिशनल फंडिंग $1.4 बिलियन की दी थी। तो मतलब आप सोचिए $2.4 बिलियन उन्होंने एक तरह से वॉर के टाइम पे
जब चल रहा था तब अमेरिका ने सैंक्शन किया। तब भारतीय राजनाथ सिंह ने बोल दिया था कि आईएमएफ शायद इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड हो रहा है। तो आईएमएफ की एक बेइज्जती होने लगी। तो कल आईएमएफ ने क्या किया, पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि आपके ऊपर 11 एडिशनल सैंक्शन लगा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ाने पड़ेंगे, आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे ऑडिटर्स हम अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आईएमएफ का जो पैसा है ना, वो अमेरिका की कोई मिल्कियत नहीं है, उसमें सबका पैसा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक देश को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फाइनेंस करने हम अलाउ कर सकते हैं। और आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान बहुत अच्छी चीजें बनाता है, जबकि भारत एक टैरिफ अब्यूजर है। और एक चीज देखिए, मजे की बात, जो व्हाइट हाउस ने जो एडवाइजरी, उनकी जो रिलीजियस एडवाइजरी बोर्ड है, उसके अंदर 2 क्लेरिक्स को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, जिनका लश्कर ए तोयबा के साथ रिलेशनशिप है। और आपको मालूम है, इन लोगों ने आर्म्स ट्रेनिंग भी ली हुई है। और एक तरह से ये लोग कन्विक्टेड ही है, एक लोग इसमें कन्विक्टेड ही है। वहां पे ये स्कूल चलाते हैं, और स्कूल या कॉलेज चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। और बताया जाता है कि बहुत हद तक मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान और यूएस के बीच में होती है, इट इज बीइंग डन थ्रू दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, अब रीजन क्या है कि मैं जो रियल रीजन है जिसके कारण आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ साथ में आ रहे हैं, इसका रीजन है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। तो याद होगा कि अप्रैल 22 को एक तरह से पुलवामा में, पहलगांव में, सॉरी, 26 हिंदू सैलानियों को मारा गया। अप्रैल 26 को जो ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का गठन हुआ था, उसका करार हुआ है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में 60% बताया जाता है जो स्टेक है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली में उनके जो बेटे हैं, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। और आपको मालूम होगा, स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, बिलियनर फ्रेंड है, वो अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं रशिया एंड यूक्रेन के बीच में संधि कराने के लिए। और उन्हीं का बेटा जकारी विटकॉफ इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। और वो गया था 26 अप्रैल को पाकिस्तान, और उसको गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें आसिम मुनीर भी मिले, शहबाज शरीफ भी मिले। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप के कमर्शियल इंटरेस्ट वो पाकिस्तान के साथ है। देखिए, इसमें क्या बताया जाता है कि जो हमने एक ही चीज देखा है कि क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन क्यों यूज होता है, इसके लिए होता है क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल ओवरसाइट नहीं होता है। तो अमेरिका, एक तरह से अमेरिका के अंदर ट्रंप की कंपनी ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ सांठगांठ कर ली है, ताकि फ्यूचर में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, उसकी फंडिंग हो, ये उसके थ्रू कर सके। और पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स है, और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट है। और आपको मालूम है कि कैसे ट्रंप की रेजिम में क्रिप्टो को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका भी एक रीजन है कि क्रिप्टो का दाम आगे करके उसका दाम गिराएंगे। तो एक तरह से लार्जर प्लान, गेम प्लान है। तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। सेकेंड, आपने ये भी देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट रहे हैं, और एक तरह से भारत को टैरिफ अब्यूजर बोल रहे हैं कि टैरिफ, भारत ने सारे इंपोर्ट्स पे 0% ड्यूटी करने की बात कर दी है, फिर भी हम अपने हिसाब से करेंगे। देखिए अंबर जी, अब ग्लोबली इंडिया को $130 बिलियन पर ईयर बाहर से आता है, उसमें $32 बिलियन अमेरिका से आता है। उसके ऊपर 5% उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब आप सोचिए, 5% टैक्स बोले तो 32 बिलियन पे $1.6 बिलियन होता है, रुपीस के तरफ से 13,000 करोड़ होता है। तो ये टैक्स लगाने के उन्होंने प्रावधान किया है, और ये अभी बिल कांग्रेस में जाएगा। देखिए, जी। 5% आज आपको बहुत छोटा लगता है, बट ऐसा है कि जब कोई टैक्स लगाया जाता है, 5 को 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कैपिटल कंट्रोल तो बोलते हैं इसको, एक तरह से बोलते हैं कि आप रेसिस्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहे, अमेरिका में खर्चा हो, वो भारत ना जाए। तो ये अमेरिका, ये ट्रंप वो काम करते जा रहे हैं। देखते हैं कि इसको कांग्रेस में मोस्टली, मुझे लगता है इसको एक तरह से अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप बात कर सकते हैं, बट लेट अस सी, ये डेवलपिंग स्टोरी है। सेकंड, इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये इफेक्ट आएगा भारत के कंजम्पशन में। कौन सी इंडस्ट्रीज पे आएगा? रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पे आएगा, फिर आएगा उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को आएगा। और सेकंड, एक चीज नोट करिए, जब भी अमेरिका ये टैक्स डालता है, तो बाकी वेस्टर्न नेशन भी कर सकते हैं, यूके भी कर सकता है, फ्रांस भी कर सकता है, इवन यूएई जो गल्फ कंट्रीज है वो लोग कर सकते हैं। तो आप सोचिए, $130 बिलियन का 5% कितना होता है? कम से कम
$6-6.5 बिलियन हो जाता है। और जी। ये टैक्स, ऐसी टैक्स अगर सब लोग लगाना चालू हुआ, तो भारत की जो इनकम है, जो फॉरेन जो हमारा रिज़र्व्स है, वो उसी प्रोपोर्शनेट में कम होता है। तो ट्रम्प ने जानबूझ के टैक्स लगाया है ताकि भारत को अफ़ेक्ट हो। और एक तरह से वो एक संदेश भेजना चाहते हैं। जैसे हमने भी देखा है कि जिस इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे भारत के जो वेपन सिस्टम्स हैं, दे हैड एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। हमारे जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारा आकाश तीर, और जिस हिसाब से हमारे जो जवानों ने एक तरह से पाकिस्तानी के टर्किश सप्लाई बलात्कार ड्रोन्स को मार गिराया था। हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स ने JF-17 को मार गिराया, F-16 को मार गिराया। उससे भी पाकिस्तान, चाइना और टर्की हमसे नाराज़ है। हमने उनकी एयर स्ट्रिप को उड़ा दिया। तो भारत के वेपन सिस्टम लेकिन सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे, जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको टारगेट किया। लेकिन अमेरिका इतना ज़्यादा ऑफेंड क्यों महसूस कर रहा है? देखिए, आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू भी नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका ने बोल दिया कि F-16 आप यूज़ मत करिए पाकिस्तान को, और हुँ, उसको उन्होंने बोला ग्वादर के साइड रख दीजिए। फिर भी पाकिस्तान ने यूज़ किया और बताया जाता है कि 102 प्लेन उन्होंने मार दिए, और JF-17 जंग फाइटर 17 को भी भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। हुँ, चाइनीज़ जो PL-15E मिसाइल है, BB-रैम मिसाइल, वो एक तरह से डट साबित हुई है। चाइनीज़ हुँ, का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9, टोटली फेलियर नज़र आया है। भारत ने अपने इंडिक जो नेविगेशन सिस्टम्स है, उसके थ्रू इफेक्टिवली उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया था, उनके राडार्स को जैम कर दिया था। तो एक तरह से टोटली पाकिस्तान डिफेंसलेस हो गया था। बोलते हैं कि जो सिटिंग डक था ना, वैसा हो चुका था पाकिस्तान हुँ, 11 तारीख को। अगर भारतीय सेना उस समय, अगर भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी अगर उस समय एक रात और एक्टिवेट हो जाती, तो पाकिस्तान के हम उनको चकनाचूर कर देते। उससे किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? चाइना को। चाइना 80% अपना डिफेंस पाकिस्तान को बेचता है, और अमेरिका के भी वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान यूज़ करता है, जैसे F-16। टर्की के ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज़ किया है। ये हुँ, आपको बता देता हूँ, अमेरिका का आज सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स कौन-सा बिकता है? वो बिकता है F-16, ठीक है? आज भी लोग लेते हैं। सेकंड, चाइना के जो वेपन सिस्टम्स है, चाइना का JF-17 है और बाकी वेपन सिस्टम, वो 50 कंट्रीज़ को बेचता है। उसको भी प्रॉब्लम आ गया। टर्की के जो ड्रोन्स है, वो इनइफेक्टिव साबित हुए, तो उनको भी प्रॉब्लम आ गया। अब हुँ, आप ये देखिए, ये तीनों कंट्रीज़ के वेपन सिस्टम्स के फेलियर होने से ये हमारे दुश्मन बन गए। आप भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के लिए आपको कितनी इंक्वायरी आई? हमने उस दिन भी बात किया कि 17 कंट्रीज़ हमारे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लेने को तैयार है। उसके हुँ, बाद आकाश के लिए भी हमें एक तरह से इंक्वायरीज़ आ रही है। रशिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंक्वायरी आ रही है। रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम्स को अप्रूवल मिल गया ग्लोबल मीडिया में, और आपको मालूम है टाइम टेस्टेड, बैटल रेडी, जिसमें हमने कम कैजुअलिटीज़ लिए, दुश्मनों को ज़्यादा मारा है। तो एक तरह आकाश से वाले तीर बहुत चर्चित रहे। तो यस। इसलिए ज़्यादा अमेरिका परेशान है मतलब। हाँ, और आपको मालूम है कि कैसे S-400 के साथ S-500 मिसाइल सिस्टम्स का जो को-प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर है, लोकलाइज़ेशन ऑफ कंपोनेंट्स है, IP राइट्स और एक्सपोर्ट राइट्स सब दे दिया रशिया ने। सुकोई 57 की शायद हम डील साइन करने वाले हैं। हम जी। अमेरिका के F-35 नहीं ले रहे हैं। अमेरिका इस सब से खफ़ा है भारत से। तो एक तरह से अब वो अपनी जो चीज़ है, डोनाल्ड ट्रम्प जी, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अपनी नाराज़गी ही कही है। बस जी, यही बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा निकाल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, लेकिन अब सवाल ये है कि ये नाराज़गी कब तक चलेगी और इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ी बहुत नाराज़गी चलती रहेगी, उनको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड ऐसे नहीं होता है। भारत अपनी मर्ज़ी से करेगा, अगर हम साथ में रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा, और अगर नहीं रहे तो क्या होगा? और चलेगा नहीं, चाइना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। भारत इतना बड़ा खतरा नहीं है अमेरिका से, क्योंकि भारत कोई कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के जैसे वहाँ पे स्पाई करने अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेजता, चाइना हुँ, भेजता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर अक्ल रहेगी तो वो हमारे साथ आएगा। हुँ, अगर उसको गुस्सा होना है तो रहने दीजिए। हमें कुछ उसको कोई वी डोंट नीड टू प्लीज़ हिम एनीमोर। भारत ने बहुत कर लिया, उसकी बकवास सुन लिया हम लोगों ने।
नाउ वी विल डू व्हाट वी रिक्वायर इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। अब आपने एक चीज बताता हूँ, कुछ पिछले दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की को एमरान मिसाइल दी है। ये जो एयर से मार करने वाली घातक मिसाइल होती है, ये जो मिसाइल है F-16 में यूज कर सकते हैं, इसका एडवांस वर्जन दिया है। और मोस्ट लाइकली टर्की यही मिसाइल पाकिस्तान को देने वाला है। तो एक तरह से रीरूट ट्रांसफर होके आने वाला है। अब भारत क्या करेगा? भारत को भी वैसे ही मिसाइल सिस्टम्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। हमें हमारा अस्त्र मिसाइल सिस्टम देखना पड़ेगा, हमें फ्रांस से मीटियोर मिसाइल्स देनी पड़ेगी, S-400 सिस्टम और ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, वो नेसेसिटी है। बट हुँ, मेरा ये मानना है कि आज एक और एक न्यूज़ देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। आपको मालूम है टर्की के कुछ लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर किया है बांग्लादेश में, जिसमें हुँ, बताया जाता है कि सेवन सिस्टर्स और कुछ स्टेट्स इंडिया के उसके भाग हैं। हुँ, सेकंड, टर्की अपने बरात्तर ड्रोन्स ऑलरेडी बांग्लादेश को दे चुका है और वहाँ पे हुँ, ट्रेनिंग दे रहा है। आपको मालूम है चाइना J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को बेचना चाहता है। अच्छा, एक और एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अमेरिकन जो आप बताया जाता है कि अमेरिका के 4 मेजर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो अभी बांग्लादेश में हैं। और बांग्लादेश को वो एक उधर यूएस एयरफोर्स का एक विमान भी उतरा हुआ है, जिसके अंदर जो वेपन्स आ रहे हैं, वो वेपन्स वो देंगे बांग्लादेश आर्मी को। बांग्लादेश आर्मी ये वेपन देगा अराकान आर्मी को। अराकान आर्मी ये वेपन्स यूज़ करेगी अगेंस्ट द मिलिट्री जुंटा ऑफ म्यांमार। जो वहाँ पे रखाइन स्टेट है, जो अभी म्यांमार के कंट्रोल में है, उसको फ्री कराएँगे। वहाँ पे रोहिंग्यास को जो विस्थापित रोहिंग्यास है, उनको वापस वहाँ पे भेजा जाएगा। और एक तरह से क्रेडिबल रिपोर्ट्स आई है कि यूएस उधर एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर चालू करने वाला है, रोहिंग्यास को मुजाहिदीन बनाने के लिए, जो 21 सेंचुरी के मुजाहिदीन होंगे, जो काम उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया था। देखिए हुँ, अफ़गानिस्तान सुधर रहा है, बांग्लादेश बिगड़ रहा है। तो ये डायरेक्ट अटैक होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट पे। अभी आपने देखा है कि कैसे भारतीय सरकार ने भी कल एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है 30 डेज़ के अंदर रोहिंग्यास जो बांग्लादेशीज़ है, उनको वापस भेजिए। और एक तरह से एन्क्रोचमेंट ड्राइव चल रही है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि भारत ने अभी एक तरह से आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले प्रहार करके एक ऑपरेशन भी किया था नॉर्थ ईस्ट में। तो हुँ, एक तरह से मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर है, वो हीट अप हो रहा है। वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है जिसमें मुझे लगता है कि यूएसए, चाइना, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके भारत के खिलाफ हमला कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ग्लोबल थ्रेट है, जिसमें यूएस इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा, चाइना इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा, टर्की भी इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे आर्म्स आ चुके हैं। आपको मालूम है कराची और चिटागोंग के बीच में बहुत सारे आर्म्स ऑलरेडी शिप हो चुके हैं। तो ये तैयारी ऑलरेडी 6 महीने से चल रही है। जैसे भारत के वेस्टर्न फ्रंट खोला गया, वैसे ही ईस्टर्न फ्रंट में भी एक वॉर होने की संभावना लग रही है। अंबर जी, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। यहाँ पे वी हैव टू एंश्योर कि भारत के अंदर ऐसी कोई जो भारत का हाफ फ्रंट है, उसके ऊपर वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। कोई भी कम्युनल टेंशन्स वाला बात हमें नहीं करनी है। भारत के अंदर जो भी रह रहे हैं वो भारतीय हैं, हमारे देश के लोग हैं, भले वो कोई भी रिलीजन के हों। अगर आपको लगे कि कोई आदमी आपके कम्युनल टेंशन्स प्रोवाइड कर रहा है, आप डायरेक्ट एनआईए को बोलिए। इनका एक ही एजेंडा है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो पाए। बाय 2032 मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक $10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो। चाइना से फर्म्स इंडिया आ रही है। अमेरिका के वेपन सिस्टम छोड़ के भारत के वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं। टर्किश ड्रोन छोड़ के आज भारतीय ड्रोन्स ले रहे हैं लोग। तो हुँ, इसका मतलब ये है कि सारे कंट्रीज भारत से खफा है और भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है उसको एक तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा हाफ फ्रंट एक्टिवेट हो जाए। जितने भी हाफ फ्रंट है उनको एक तरह से आप उनको एक्सपोज़ करिए। आपने देखा है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा जो हिंदू श्राइन्स विज़िट करती थी और आर्मी इंस्टॉलेशन विज़िट करती थी, और उसके बाद वो पाई गई कि वो जो पाकिस्तान एम्बेसी में दानिश है, उसके साथ उसने शादी भी कर ली। इंडोनेशिया में जाके उसने उधर हनीमून भी मनाया और भारत के मिलिट्री सीक्रेट्स वो देती है। तो ऐसा मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई अगर हिंदू बताने की कोशिश करे अपने आप को, वो सही में हिंदू हो, और कोई मुस्लिम को आप बेकार का आप उसको ये भी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव रहिए, आप ये समझिए वो क्या कर रहे हैं।
वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको भड़का रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर भरोसा मत करिए। देखिए आज मोदी जी है तो ही हम आज सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। अब जब रफाल सिस्टम हमने जब रफाल लिया था, यही राहुल गांधी ने मोदी जी को बोला चौकीदार चोर है। जब हम S-400 सिस्टम ले रहे थे, तो लोग हमें बोल रहे थे कि हमें 50,000 करोड़ खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? हम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? आज आपने देख लिया कि क्या हुआ। ऐसे लोगों को पहचानिए, मेरा यही मानना है। आप किसी को भी एक तरह से ब्लैंकेटली मत सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस आज एक ही काम कर सकते हैं। पहले वो एनजीओस और मीडिया पर्सन को लेते थे, आज वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके भारत के अंदर एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन कर सकते हैं। सबको एक तरह से नोट नोट करिए, अगर वो कुछ बातें कर रहा है भारत के अगेंस्ट, इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू एनआईए। इनको आप ट्विटर में जाके एनआईए के रख के उनको कर दीजिए, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। वो ज़रूरी है अंबर जी, मेरा मानना है। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ऐसे क्रूशियल समय में जब इतने सारे दुश्मन एक साथ एक्टिवेट हो जाएँ और भारत को रोकने की और तोड़ने की कोशिश करें, तो ऐसे में हम सबकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा समझ-बूझ के साथ अपनी कोई भी बात रखें और देश की सुरक्षा और एकजुटता के लिए हमेशा एक साथ रहें और काम करते रहें। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम।